हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के नियमों के अनुसार कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हटाने के फैसले के बारे अधिसूचित करने के एक पूरे वर्ष से पहले आधिकारिक तौर पर इससे बाहर नहीं जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को अपनी हटने की सूचना संयुक्त रूप से दे दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही ऑप्शन नंबर 4, श्री शशिकांत दास। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शशिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। बैंकों के दौरान श्री दास ने एक सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सारस फाइनेंस सिंस का भी उद्घाटन किया। इस बैठक में शामिल हुए सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं श्री फजले कबीर बांग्लादेश बैंक से, श्री दाशो पेंजोर शाही मौद्रिक प्राधिकारी भूटान से, श्री शशिकांत दास अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक से, श्री अली हाशिम मौद्रिक प्राधिकारी मालदीव से, श्री महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक से, डॉक्टर रेजा वाकिर स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान से, प्रोफेसर WD लक्ष्मण सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से। इन सभी ने इस समूह में इस भाग लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ICICI बैंक ने मिलेनियम ग्राहकों के लिए ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं आती हैं? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 5, उपरोक्त सभी। निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहक 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ICICI बैंक मिलाइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक द्वारा लॉन्च किया गया ICICI बैंक माइन भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है, ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फास्ट, अत्यधिक व्यक्तिगत के और अनुभवात्मक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके। ICICI बैंक माइंस की सुविधाएं: तत्काल बचत खाता और बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप iMobile नए रूप में, क्यूरेटेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जल्द पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक के टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जॉन पोम्बे मागुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने 5 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। मागुफुली ने 28 अक्टूबर को हुए चुनाव में कुल मतों में से 84% वोट हासिल किए। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया और वे 2015 से इस पद पर हैं। इन चुनावों में कैडेमा पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लीसू दूसरे स्थान पर रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सूचना और प्रसार मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग
पॉइंट्स टीआरपी का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति करेंगे। यह समिति सभी हितधारकों को जागरूक की जरूरतों को समझकर रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह भी होगी। इस समिति को 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसार मंत्री को देनी होगी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष हैं पुनीत गोयनका और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना हुई 2010 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। टीआरपी की गणना भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC द्वारा बारोमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग करके की जाती है, जो पूरे देश में 45,000 से अधिक घरों में स्थापित किए गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 6 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किया? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ज्यूजेप्पे कोंते 6 नवंबर 2020 को वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार में समीक्षा करें और एक दूसरे से जुड़े बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान कई सरकारी और निजी क्षेत्रों के समझौते को अंतिम रूप दिया गया। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ में इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच 2019 में 9 अरब 52 यूरो का व्यापार हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने कोयले को लेकर 5वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की? इसका सही ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ कोयले को लेकर 5वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंधों के कारण नई दिल्ली के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की ओर से कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी और इंडोनेशिया के ऊर्जा खनिज संसाधन मंत्रालय में खनिज और कोयला निदेशक जॉनसन पाकपहान ने बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। श्री तिवारी ने अपने संबोधन में भारत में कोयले क्षेत्र की समूची स्थिति का ब्यौरा दिया और भविष्य में इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति के बारे में जानकारी दी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कर्नाटक सरकार ने कितने सरकारी ITI को आधुनिक बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? इसका सही ऑप्शन नंबर 3 150। कर्नाटक सरकार ने लगभग 4,637 करोड़ रुपए की लागत से 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की उपस्थिति में इस समझौते पर 6 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 20 अन्य कंपनियां इस कार्यक्रम के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष में से 4,080 करोड़ रुपए का योगदान कर रही हैं। शेष 657 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। प्रत्येक संस्था को 30 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था। रूस से सुखोई विमान के 23 साल बाद जत्थे में शामिल होने वाला पहला पश्चिमी में लड़ाकू विमान राफेल जेट का दूसरा जत्था भारत आ गया है। सभी 36 जेटों का समावेशन किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? इसका आंसर है 2023। जेट विमानों ने 3 विमानों के उतारने के बाद फ्रांस से उड़ान भरने वाले 7,000 किलोमीटर लंबे गैर स्टॉप को कवर किया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा सभी 36 जेट्स का ट्रेंड 2023 तक पूरा हो जाएगा। रूस से सुखोई विमान के 23 वर्ष बाद बेड़े में शामिल होने वाले पहले पश्चिमी लड़ाकू विमान राफेल जेट का दूसरा जत्था भारत आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को किस देश की सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें यह सम्मान कल काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिया। इस अवसर पर उन्हें तलवार और सूचीपत्र प्रदान किया गया। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय M क्वात्रा के अलावा दोनों देशों के अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के श्री थानेदार को किस देश में विधायिका के रूप में चयनित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। 2 वर्ष पहले राज्यपाल के लिए चुनाव लड़ चुके एक भारतीय मूल के करोड़पति व्यवसायी श्री थानेदार को मिशिगन में प्रतिनिधि सभा के लिए 93% वोटों के साथ चुना गया। एक वैज्ञानिक 65 वर्ष के थानेदार ने डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अन्य विरोधियों के खिलाफ राज्य सदन प्राथमिक में मुख्य रूप से अपनी संपत्ति से रिकॉर्ड 43,08,620 अमेरिकी डॉलर की कमाई की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सऊदी अरब का संप्रभु धन कोष सार्वजनिक निवेश कोष PIF ने रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए 55,09,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2.04। RRVL का मूल्य 4.587 लाख करोड़ रुपए प्री मनी इक्विटी लगाया गया। RRVL ने निवेश PIF के जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के पहले अधिग्रहण के बाद आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बुनियादी सुविधा के विकास के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 3, 29.83 करोड़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 29.83 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अनुशंसित 7 कार्यों में से 3 के पहले चरण के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम DMC ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5,000 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। देहरादून के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे अपने घर से प्लास्टिक कचरा लाकर और फेस मास्क प्राप्त कर और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करने और मास्क का महत्व बताने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राजधानी है देहरादून। शीतकालीन और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में निम्न में से किसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के माध्यम से भुगतान सेवाओं की पेशकश के लिए अपनी की मंजूरी दी? इसका सही ऑप्शन नंबर 3, व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेट। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपने पेमेंट सेवाओं के श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी है। NPCI द्वारा मंजूरी संगठन द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के उपयोग के विषय में अपने नियमों के महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद ही दी गई है। यह मंजूरी व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदी जैसे गूगल पे और वॉलमार्ट के फ़ोन पे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है, जहां वे केवल समग्र UPI लेनदेन संस्करणों का 30% संभाल रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं दिलीप असबे और इसका मुख्यालय मुंबई में और स्थापना हुई 2008 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड के रहस्यों में से एक नया प्रकाश डालने वाले शोध के अनुसार खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारी आकाशगंगा के भीतर निम्नलिखित में से किसके बस्टर्ड का पता लगाया और इसके स्रोत की पहचान की? इसका सही ऑप्शन नंबर 4, कॉस्मिक रेडियो तरंगे। शक्तिशाली फास्ट रेडियो बस्ट FRB की उत्पत्ति रेडियो उत्सर्जन की तीव्र चमक जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक चलती है ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वे आमतौर पर एक्सट्रेगलिक होते हैं जिनका अर्थ है कि वे हमारे आकाशगंगा के बाहर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस वर्ष 28 अप्रैल को कई टेलीस्कोपों ने हमारे मिल्की वे के भीतर एक
ही क्षेत्र में एक उज्ज्वल FRB का पता लगाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिस्का ग्रुप ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में।